जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 1 सितंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। फर्स्ट पेज पे जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो यह है, जीडीपी में रिकॉर्ड 20.1% की बढ़ोतरी। तो सबसे पहले तो जीडीपी का थोड़ा डाटा हम लोग देखते हैं। देखो, जीडीपी का डाटा सबसे पहले 2020 और 21 का देखते हैं। 2020-21 का डाटा क्या है हमारे पास? तो 20-21 का जो डाटा है वो है कि पहले क्वार्टर में जो है भारत की जीडीपी निगेटिव में गई थी और काफ़ी निगेटिव में गई थी। -23.9% निगेटिव में गई थी। याद करो, कोरोना उस समय में शुरू हुआ था, 2020 के मार्च में कोरोना शुरू हुआ था। तो पहला क्वार्टर जो है वो काफ़ी निगेटिव में रहा था, -23.9% निगेटिव में रहा था। दूसरा क्वार्टर जो है -7.5% निगेटिव में रहा था। तीसरा क्वार्टर पॉजिटिव में था लेकिन 0.4%। और चौथा क्वार्टर जो है 1.6%। तो ये हमारे पास 2020-21 का डाटा था। 2020-21 का जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है वो -7.3% है। -7.3% जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब इतना जीडीपी हमारा नीचे गया था 2020-21 में। अब देखो 21-22 का अगर आप डाटा देखो तो ये जो डाटा है ये पहले क्वार्टर का है। और पहला क्वार्टर कब से होता है? वो होता है अप्रैल, मई और जून। ये 3 महीना का जो क्वार्टर होता है इसको पहला क्वार्टर कहते हैं। और पहला क्वार्टर में आप याद करो कि कोरोना का दूसरा लहर उस समय में चल रहा था। अप्रैल में कोरोना का दूसरा लहर चल रहा था। बावजूद इसके हमारे जीडीपी में अच्छी खासी वृद्धि किया है। 20.1% ग्रोथ एक क्वार्टर में अभी तक शायद नहीं हुआ। तो एक क्वार्टर में इतना ग्रोथ शायद अभी तक नहीं हुआ। उतना ग्रोथ किया है 2021-22 की पहले क्वार्टर में, कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद। तो इसको जो है यहाँ पे हमारे देश के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं उसको कहते हैं वी शेप इकोनॉमी। ये कह रहे हैं कि वी शेप इकोनॉमी। वी शेप इकोनॉमी क्या होता है? देखो, ये वी है यानी जीडीपी जितना फास्ट या जितना तेज़ी से नीचे गया है उतना ही तेज़ी से ऊपर आ रहा है। तो इसी को कहा गया वी शेप्ड इकोनॉमी। जितना तेज़ी से जीडीपी नीचे गया उतना ही तेज़ी से जीडीपी ऊपर आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है कि भारत ने तालिबान से की वार्ता। तो भारत पहले भी तालिबान के साथ बातचीत कर चुका है लेकिन ऑफिशियल बातचीत नहीं किया। इससे पहले 2018 में जो है मॉस्को, रूस के मॉस्को में जो है मॉस्को वार्ता हुआ था तालिबान के साथ। और उस मॉस्को वार्ता में भारत ने अप्रत्यक्ष तौर पे शामिल हुआ था। भारत क्यों अप्रत्यक्ष तौर पे मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि भारत के 2 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी उसमें शामिल हुए थे। तो प्रत्यक्ष तौर पर उसमें भारत शामिल नहीं हुआ है। कल जो बातचीत हुई, कल भारत पहली बार जो है तालिबान के साथ प्रत्यक्ष तौर पे बातचीत किया है। और तालिबान के साथ जो भारत ने बातचीत किया वो हमारे कतर में जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, कतर में जो हमारे राजदूत हैं दीपक मित्तल, इन्होंने तालिबान के शेख मोहम्मद अब्बास एस्टेनकजई से जो है मुलाकात किया है। कहाँ पे? तो कतर की राजधानी दोहा में मुलाकात किया है और इन्होंने अपना कंसर्न जाहिर किया। अब देखो, ये जो शख्स हैं शेख मोहम्मद अब्बास एस्टेनकजई, इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी हो कि 1980 के दशक में इन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून वहाँ से ट्रेनिंग प्राप्त किया था। और अभी तालिबान का एक तरह से कह सकते हो आप विदेश मंत्री टाइप की भूमिका निभाता है। विदेश के तालिबान को विदेश के किसी बड़े नेता से मुलाकात करना होता है तो उससे बेसिकली यही शख्स मुलाकात करते हैं। देखो, मैंने कई एडिटोरियल पढ़ा और मेरे एडिटोरियल पढ़ने के बाद जो मेरा एक निष्कर्ष है कि भारत को तालिबान के साथ बातचीत करना चाहिए, निश्चित तौर पे बातचीत करना चाहिए। तालिबान, ऐसा ना हो कि तालिबान की धरती यूज हो या अफगानिस्तान की धरती भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए यूज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। 1990 के दशक में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। 1990 से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटना नहीं थी, लेकिन चूंकि हम तालिबान से बातचीत नहीं करते थे इसलिए हम जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटना बढ़ रही थी। तो उसका काफ़ी बड़ा बैकग्राउंड है। तो मेरा मानना है कि तालिबान के साथ बातचीत होना चाहिए। अब देखो, 46 दिनों में व्हाट्सएप ने प्रतिबंधित किए 30 लाख अकाउंट। इसको लेकर के एक स्पेशल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बनाया था कि न्यू आईटी लॉ जो आया है, नए आईटी लॉ आया है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी, सरकार ने एक नियम लाया जिसे कहते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी
मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021, इसे नई आईटी लॉ कहा गया। इसमें बेसिकली 3 रिफॉर्म सरकार ने किए हैं, 3 को रेगुलेट करने का काम किया। एक तो इसको लेकर के सरकार जो है डिजिटल मीडिया, जो भी हमारे पास डिजिटल मीडिया है उसको रेगुलेट करेगी। मसलन जैसे ललन टॉप एक डिजिटल मीडिया हो गया। उसके बाद अन्य भी डिजिटल मीडिया, कई सारे डिजिटल मीडिया जो डिजिटल के माध्यम से मीडिया का काम करते हैं। दूसरा हो गया आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म, इसको रेगुलेट करेगी। और तीसरा हो गया सोशल मीडिया। ये तीनों को सरकार रेगुलेट करने के लिए ये कानून लाई थी। 2021 के फरवरी में आया था सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021। अब देखो ये चर्चा में क्यों फिर बना, क्योंकि ट्विटर ने इसमें एक प्रोविज़न किया गया था इस कानून में कि आपको शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करना और वो भारत में ही रहना चाहिए। यानी कोई शिकायत मान लो ट्विटर से हम करते हैं तो उस शिकायत का एक समय पर निराकरण हो, इसके लिए शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति भारत में ही होना चाहिए। ट्विटर इसकी नियुक्ति नहीं कर रहा था, इसको लेकर के चर्चा में फिर ये कानून आ गया था। तो उसी के तहत अब देखो इसी जो न्यू आईटी लॉ है इसी के तहत व्हाट्सएप ने 30 लाख अकाउंट को जो है प्रतिबंधित कर दिया। तो बेसिकली ये न्यू आईटी लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो इस पर बनाया था, इसलिए मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अब देखो ये जो न्यूज़ है ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 जजों की नियुक्ति होती है। ये अपने आप में ऐतिहासिक कदम है। अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या 33 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में टोटल जजों की संख्या 34 हो सकती है, यानी एक जज अभी भी सुप्रीम कोर्ट में कम है। मैक्सिमम 34 सीट है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी जो कल 9 जजों की नियुक्ति हुई है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 हो गई है। इसमें एक साथ 3 महिलाओं ने, ये 3 महिलाओं ने इसमें एक साथ जज की शपथ दिलाया गया है। ये भी ऐतिहासिक कदम है। और साथ ही साथ इसमें जो है एक जज है, महिला जज है, जिसका नाम है जस्टिस नाग रन्ना। जस्टिस नाग रन्ना को सितंबर 2027 में भारत के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सितंबर 2027 में सीजीआई मुख्य न्यायाधीश के रूप में इसको नियुक्त किया जाएगा। तो इस तरह से मुख्य न्यायाधीश बनने वाली ये पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी, जस्टिस नाग रन्ना, जो सितंबर 2027 में भारत की मुख्य न्यायाधीश बनेगी। अब देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है कि अमित शाह की उद्योगपतियों से अपील, जम्मू कश्मीर में खुल के करें निवेश। तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में सबसे अधिक इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि पिछले 2 वर्ष में सरकार ने डेवलपमेंट का क्या काम किया। धारा 370 हटाने के बाद सरकार ने डेवलपमेंट का क्या काम किया, तो थोड़ा सा मैं डिटेल से आपके पास डिस्कस कर देता हूँ कि आखिर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाने के बाद सरकार ने क्या बदलाव किया। तो सबसे पहले तो ये जानो, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से 2 यूटी यूनियन टेरिटरी की स्थापना हुआ था। एक तो हुआ था जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसके पूरे 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसको लेकर के जो है क्या क्या वहाँ पे बदलाव हुआ वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला ये है कि वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय और पाकिस्तान से लौटे हुए शरणार्थियों को समान हक मिला है। तो वाल्मीकि समुदाय, गोरखा समुदाय और पाकिस्तान से जो इनफैक्ट मुस्लिम भी लौटे थे उसे भारत की नागरिकता नहीं दिया गया था। सोचो, अब ये लोग आज़ादी के जस्ट बाद जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, जम्मू कश्मीर की अपनी नागरिकता थी, लेकिन इनको इतने वर्ष, लगभग 60 वर्ष से अधिक व्यतीत करने के बाद भी, जम्मू कश्मीर में रहने के बाद भी इसे जम्मू कश्मीर की नागरिकता नहीं दिया गया था। जम्मू कश्मीर की नागरिकता इसे नहीं मिला था, लेकिन जब आर्टिकल 370 रिमूव किया है तो इस सभी को भारत की नागरिकता मिल चुका है। तो इसे अब जम्मू कश्मीर की नागरिकता लेने की कोई दिक्कत ज़रूरत नहीं है और अब जम्मू कश्मीर की नागरिकता एग्जिस्ट हुई नहीं करती है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है निश्चित तौर पे। कई सारे ऐसे प्रोविज़न थे आर्टिकल 370 के अंदर या जम्मू कश्मीर के संविधान के अंतर्गत, कई सारे ऐसे प्रोविज़न थे जो महिला सशक्तिकरण को रोकता था। मसलन जम्मू कश्मीर की कोई महिला अगर बाहर के किसी पुरुषों से शादी कर लेती थी, मान लेते हैं जम्मू कश्मीर की महिला अगर उत्तर प्रदेश के किसी लोगों से शादी कर लेती थी, तो ऐसे कंडीशन में उसका जम्मू कश्मीर में जो संपत्ति का अधिकार था वो समाप्त हो जाता था। तो ये सारे के सारे प्रोविज़न को समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 370 जैसे रिमूव हुआ है वैसे ही ये समाप्त हो गया।
सत्ता का विकेंद्रीकरण मजबूत होना, 13 वर्ष के बाद स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ था और काफ़ी अच्छे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और अच्छे से वो संपन्न हुआ था। तो निश्चित तौर पे सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, स्थानीय सरकार की भूमिका बढ़ी है जम्मू कश्मीर में। 1000 मेगावाट की पाकल दूल चिनाब नदी पे है पाकल दूल परियोजना, और 624 मेगावाट की है कीरू परियोजना जो चिनाब नदी पे रन फॉर रिवर परियोजना है। इसको रन फॉर रिवर मतलब उसको नदी को रोका नहीं गया, चलती नदी की बहती धारा के साथ ये बिजली क्रिएट किया जाएगा, इसलिए इसे कहा गया रन फॉर रिवर परियोजना, जो 624 मेगावाट की है कीरू परियोजना। इसके बाद फरवरी 2020 में पूरे लद्दाख में 24 घंटे बिजली रह रहे हैं। फरवरी 2020 से लगातार बिजली 24 घंटे रह रही है। पर्यटन व्यवस्था साल भर चल रही है, लद्दाख में खास करके पर्यटन अच्छा खासा चल रहा है। सोवा रिगपा लद्दाख की स्थानीय चिकित्सा पद्धति के लिए रिसर्च संस्थान विकसित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चिकित्सा पद्धति सोवा रिगपा जो लद्दाख की स्थानीय चिकित्सा पद्धति है और इसको रिसर्च के लिए संस्थान विकसित किया गया। मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं। 786 MSME को मंजूरी दिया गया है। लद्दाख में विंटर टूरिज्म और विंटर खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। कनेक्टिविटी की समस्या को दूर किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लागू होते ही कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, डोगरी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लागू किया गया है और इसके तहत कश्मीरी को, उर्दू को, हिंदी को, अंग्रेजी को और डोगरी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो ये निश्चित तौर पे एक अच्छा कदम है। इसके अलावा एक और संशोधन किया गया है, जम्मू कश्मीर अधिवास संशोधन 2020, और इसमें प्रोविज़न किया गया है कि जम्मू कश्मीर की जो नौकरी है उस पर सिर्फ जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आरक्षित किया गया। तो ये भी सरकार ने अच्छा काम किया ताकि लोगों में इनसिक्योरिटी ना हो। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने माई सिटी माई प्राइड नामक कार्यक्रम चलाया है जो जनता को जोड़ने का काम करती हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए आज की न्यूज़ में आपको दिया हुआ इस न्यूज़ में कि जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत किया गया। तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए सरकार काफ़ी काम कर रही है। देखो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो यहाँ पे है कि नई शिक्षा नीति के तहत सभी स्कूलों में 100% इंटरनेट होगा, और दूसरा अभी का रिपोर्ट, एक रिपोर्ट है अभी का एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस की रिपोर्ट 2019 और 20 की रिपोर्ट के तहत देश में सिर्फ 22% स्कूल में ही इंटरनेट, अभी के समय में वर्तमान में सिर्फ 22% स्कूल में ही जो है इंटरनेट है और 83% स्कूल में बिजली है। तो निश्चित तौर पर वर्तमान की स्थिति काफ़ी ख़राब है और इसको सुधार करने की आवश्यकता है। और नई शिक्षा नीति में सरकार ने ये टारगेट लिया है कि जितने भी स्कूल होंगे सभी स्कूल में इंटरनेट की सुविधा होगी। देखो यहाँ पे ये जो छोटा न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अफ्रीका के साथ भारत अपना रिलेशन लगातार इंप्रूव कर रहा है। चाइना की जिस तरह से भूमिका अफ्रीका में बढ़ रही है तो भारत इसको लेकर सजग है। भारत भी अफ्रीका में अपनी लगातार प्रेजेंस बढ़ा रहा है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है इन द टर्म्स ऑफ एरिया, जनसंख्या के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया, लेकिन एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। अल्जीरिया के साथ भारत ने पहला नौसैनिक अभ्यास किया है और इस अभ्यास का नाम तो अभी दिया नहीं है, लेकिन इसमें भारत की तरफ से INS तलब ने पार्टिसिपेट किया था। अमेरिका ने 20 साल बाद छोड़ा अफगानिस्तान। अमेरिका ने डेडलाइन दिया हुआ था कि 31 अगस्त तक हम छोड़ देंगे, 31 अगस्त 2021 तक हम छोड़ेंगे, लेकिन इससे एक दिन पहले 30 अगस्त को ही अमेरिका ने फाइनली अफगानिस्तान को पूरी तरह से छोड़ दिया। 20 साल के बाद पूरी तरह से अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ दिया और अमेरिका ने अफगानिस्तान को तालिबानियों के हवाले कर दिया। ये जो शख्स हैं आपको दिख रहे हैं, ये अंतिम अमेरिकी सोल्जर है जो प्लेन पे सवार हो रहे हैं और इसके साथ ही अमेरिका पूरी तरह से छोड़ दिया है अफगानिस्तान। इस शख्स का नाम हो सकता है एग्जाम में पूछ दें, जो अमेरिका के C-17 विमान पे सवार हो रहे हैं, मेजर जनरल क्रिस होंडियो। तो मेजर जनरल क्रिस होंडियो हैं, ये अंतिम शख्स हैं
जो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं। देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अफगानिस्तान में सक्रिय है आईएस से जुड़े हुए 200 भारतीय आतंकवादी। खास करके अगर आप देखोगे केरल के क्षेत्र से आईएस में शामिल होने के लिए काफ़ी लोग गए थे, सीरिया के सेक्टर में गए हुए थे, और ये सब इंटरनेट मीडिया का यूज करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए। भारत के बच्चे को सोचो सीरिया में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब, लेकिन वो प्रभावित कैसे होंगे, वो प्रभावित होंगे इंटरनेट के माध्यम से। तो इंटरनेट का सबसे बड़ा विड्रॉल या सबसे बड़ा कह सकते हो ड्रॉबैक यही है वर्तमान में कि आतंकवादी घटनाओं को फैलाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो 200 भारतीय आतंकवादी जो है अफगानिस्तान में सक्रिय हैं, जो आईएस से जुड़े हुए हैं, आईएस से जुड़े हुए, इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए 200 भारतीय आतंकवादी हैं, और इसमें कई सारी महिलाएं हैं। सोच कर देखो, भारत अगर ये आतंकवादी फिर इंडिया में आ जाते हैं तो सोचो इंडिया को भी तबाह करने का कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया और बंदूक के दम पे तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वैसे कंडीशन में जो आतंकवादी तत्व है उसका मनोबल काफ़ी बढ़ गया, उनको लगता है कि फिर हम बंदूक के दम पे कश्मीर पे भी कब्जा कर सकते हैं। और यही कारण है कि कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवादी सक्रियता बढ़ चुकी है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आतंकवादी घटना बहुत ज़्यादा बढ़ी है, ऐसा नहीं है, लेकिन आतंकवादी सक्रियता बढ़ चुकी है, आतंकवाद का मनोबल बढ़ चुका है, आतंकवादियों का मनोबल बढ़ चुका है। तो कश्मीर में हमले की संभावना हो सकती है, या भारत में भी हमले की संभावना हो सकती है, क्योंकि तालिबान के आने से आतंकवादी लोगों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया। देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, एनएमपी योजना के बारे में, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। सरकार 6 लाख करोड़ रुपए इस योजना के माध्यम से जुटाएगी। और मैंने आपको बोला था कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो है, एनएमपी जो है, कहीं से भी लोगों में कन्फ्यूजन है कि ये सरकार अपने संपत्ति को बेच रही है। तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन संपत्ति को बेचने की योजना नहीं है, ये संपत्ति को लीज पे देने की योजना। जैसे मान लो विनिवेश है, डिसइन्वेस्टमेंट है, तो वो संपत्ति को बेचने की योजना है। लेकिन मैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन कहीं से भी संपत्ति को बेचने की योजना नहीं है, संपत्ति को लीज पे देने की योजना। और सरकार इससे 6 लाख करोड़ रुपया 2024-25 तक कलेक्ट करेगी। तो ये बेसिक है। जबकि डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि सरकार अपने शेयर को बेचता है, सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचता है। विनिवेश में सरकार अपनी हिस्सेदारी को बेचता है, तो वो एक तरह से कह सकते हो अपनी संपत्ति को बेच रहा है। लेकिन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में कहीं भी संपत्ति को बेचने का प्रोविज़न नहीं किया गया। देखो यहाँ पे जो न्यूज़ है, यूनिकॉर्न कंपनी लगातार चर्चा में है। तो वैसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन हो चुका है, यानी $1 अगर 73 के आसपास अभी है, 73-74 के आसपास है। तो मान लो 7300 करोड़ रुपए जिस कंपनी का टोटल वर्थ हो चुका है, 7300 करोड़ रुपए हो चुका है, उसे कहा गया है यूनिकॉर्न कंपनी। $1 बिलियन यानी $1 अरब मार्केट कैपिटल जिस कंपनी का हो चुका है उसे यूनिकॉर्न कंपनी कहा गया है। जैसे पेटीएम को यूनिकॉर्न कंपनी आप कह सकते हो, जैसे ओला को अभी आप यूनिकॉर्न कंपनी कह सकते हैं। तो वैसे स्टार्टअप जिसका मार्केट कैपिटल $1 बिलियन हो चुका है। अब देखो काबुल के बजाय दोहा में खोला गया अमेरिकी दूतावास। तो अमेरिकी दूतावास जो काबुल में था, अफगानिस्तान के लिए जो अमेरिका दूतावास जो काबुल में था, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया दोहा, कतर की राजधानी दोहा में। एक बार इसको देख सकते हैं आप लोग। देखो यहाँ पे कुछ डाटा है, जो डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वृद्ध होती जनसंख्या, वृद्ध होती जनसंख्या मतलब वैसी जनसंख्या जो 65+ की है, उसको वृद्ध जनसंख्या आप कह सकते हैं। अब एक रिपोर्ट आया है एनएसओ का, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का रिपोर्ट आया है। और इस रिपोर्ट का नाम है भारत में बुजुर्ग 2021 में भारत में बुजुर्ग। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वृद्ध की संख्या यानी बुजुर्ग की संख्या 13.8 करोड़ हो चुका है, यानी लगभग 14 करोड़ के आसपास भारत में वृद्ध की संख्या हो गया। 2011 से 21 के दौरान जहां सामान्य पॉपुलेशन ग्रोथ जो हमारा हुआ है वो 12.4% हुआ है, वहीं पे वृद्धों की संख्या जो बढ़ी है वो 35.8% बढ़ी है। तो जहां सामान्य जनसंख्या ग्रोथ जो है 12.4% है, वहां वृद्धों की संख्या जो है 35.8% बढ़ी है, यानी सामान्य जनसंख्या से लगभग 3 गुना जनसंख्या वृद्धों की बढ़ी है 2011 से 21 के दौरान।
2050 तक 20% आबादी जो है हमारी बूढ़ी हो जाएगी, तो ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है बेसिकली। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। इसको लेकर के भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान पे, तालिबान का जिस तरह से भूमिका बढ़ रही है पाकिस्तान में, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार पे भी तालिबान का आधिपत्य हो जाए। अगर पाकिस्तान के परमाणु हथियार पे तालिबान का कब्जा हो जाता तो निश्चित तौर पे विश्व में परमाणु बम या परमाणु युद्ध का खतरा काफ़ी बढ़ जाएगा। हिंदी दिवस के बारे में दिया हुआ है 14 सितंबर को, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मनाया जाता है। बस ये याद रख लेना, वन डे एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। देखो, कृषि विरोध को लेकर के लगातार चर्चा हुआ था, ऑलरेडी स्पेशल वीडियो मैंने बनाया था। जो तीनों कृषि कानून है, तीनों कृषि कानून के बारे में, जो पहला कानून था मंडी एक्ट को लेकर के जो रिफॉर्म्स किया गया वो, दूसरा है जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को रिफॉर्म्स किया गया वो, और तीसरा जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इम्प्रूव किया गया है या उसमें जो रिफॉर्म्स किया गया। तो ये जो 3 रिफॉर्म्स किए गए हैं उसको लेकर के सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था। उसमें सरकार का क्या पक्ष है, किसानों का क्या पक्ष है, क्या पॉजिटिव संबंध है, क्या नेगेटिव पार्ट है, उसका सब डिटेल से डिस्कस किया था। तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके जाकर के आप लोग देख सकते हैं। खेल पेज पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है, लेकिन इसको लेकर के मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पैरा ओलंपिक में जो भारत की भूमिका बढ़ रही है या उसमें कितने लोगों को क्या क्या मेडल मिला है, किस कैटेगरी में मिला है, वो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इस पर। चलिए, हमारे पास इतना ही न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।